अच्छा, तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। अरे तो थोड़ा नेट का इशू था भाई। नमस्कार, राम राम सभी को। मिलवानों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ नेट का इशू हो गया था जिससे वो स्ट्रीम बंद करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं डियर, अपन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लासेस में मैंने आपसे बातें की थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, और भी चीज़ें आपको समझाई थी। और मैंने एक तरह से एंडोस्पर्म के साथ में एंड किया था। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपके साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ एंडोस्पर्म से। डियर, एंडोस्पर्म क्या होता है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि एंडोस्पर्म एक तरह से काम करता है टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको, उसका नरिशमेंट के लिए जो एंडोस्पर्म है वो काम करेगा। अगर मैं बात करूँ एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है, जो पहली लाइन अपन पढ़ते हैं कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इट प्रेसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। इसका मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है वो एम्ब्रायो के फॉर्मेशन से थोड़ा सा पहले से होता है। क्यों? क्योंकि भैया जो एंडोस्पर्म है वो बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसे पहले खुद को डेवलप होना पड़ेगा, तभी तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे फॉर्म होता है, इसे अपन इसे भी समझना पड़ेगा अपन को कि द सेल ऑफ दिस टिश्यू, जो सेल्स हैं इस टिश्यू के, वो फिल्ड रहते हैं विद रिजर्व फूड मटेरियल, और इसको न्यूट्रिशन में काम आता है टू डेवलप हेल्प दी डेवलपमेंट ऑफ दी एम्ब्रायो। ठीक है, अगर मैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करूँ तो जो PEN है, इट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, आप समझिए कि यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, इसके अंदर में क्या होता है, जो PEN है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो अंडरगो करता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स को, और ये गिव राइज करता है टू फ्री न्यूक्लियर। और इस स्टेज में, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज दी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, इनके पास में जो इनका फॉर्मेशन हुआ है, इनके ऊपर में सेल वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो एंडोस्पर्म है वो आपका सेलुलर बन जाता है। तो सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर में यही फ़र्क होता है। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर जो फॉर्म होते हैं बिफोर सेलुलराइजेशन, ये वेरी करते हैं ग्रेटली। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोकोनट वाटर की, जो आपने दिखाया होगा, तो कोकोनट वाटर के अंदर में जो आपको पानी, एक्चुअली कोकोनट के अंदर जो तुम्हें पानी दिखने को मिलता है, इट इज़ नथिंग बट दी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अंदर में आपको थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे, और जो सराउंडिंग में जो वाइट कर्नल है, जो सफ़ेद सफ़ेद का तुम खाते हो, वो जो बेसिकली है वो हमें सेलुलर एंडोस्पर्म को दर्शाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जिनका सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था न्यूक्लियस का, उसके बाद न्यूक्लियर के ऊपर में, जिनके ऊपर में सेल वॉल ले होकर गई है, उनको अपन सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। अच्छा, जो एंडोस्पर्म है बेसिकली डियर, इसे समझना होगा आपको कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में एंडोस्पर्म का काम था डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब ये एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में या तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो सकता है। अगर कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया तो हम इसे कहते हैं क्या, मतलब इसे हम इसका नाम देते हैं भैया एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब एक्चुअली ऐसे सीड्स जिनके अंदर में जो एंडोस्पर्म है वो बेसिकली कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुका है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, इसे अपन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं आपके पी और कोकोनट, पी एंड कोकोनट। और ऐसे सीड्स जिनके अंदर में जो आपका एंडोस्पर्म है वो बेसिकली एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है, ऐसे सीड्स को अपन क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स। सो समझना होगा आपको एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड्स का जो डिफरेंस है। वो कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स और एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जांपल दीजिए। अगर मैं एल्ब्यूमिनस सीड्स की बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेचे सीड है इसके अंदर में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कैस्टर और कोकोनट। देखो, कोकोनट को याद करना तो बड़ा सही है काम है, कोकोनट को तुम्हें याद कर सकते हो। मैंने कहा था ना कि ये जो फ्री न्यूक्लियर होते हैं वो कोकोनट वाटर ही है। मतलब जो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि नॉर्मली फॉर्मेशन एंडोस्पर्म का कैसे होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर उसके बाद में उसके ऊपर में सेल वॉल आती है। तो न्यूक्लियर जो है, मैंने कहा था अगर तुम कोकोनट वाटर को कहते हो तो फ्री न्यूक्लियर, उसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, और जो बगल बगल में हुआ है उनका सेलुलराइजेशन हो चुका है। तो कोकोनट में तो प्रेजेंट है ही ना, कोकोनट तो हम खाते हैं तो हमें पानी तो मिलता ही है उसमें, तो इसका मतलब वहाँ पर वो एल्ब्यूमिनस सीड है। इसके अंदर में आपको
एट मैच्योरिटी भी सीड के अंदर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंडोस्पर्म। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कैस्टर की, तो कैस्टर भी इसी का एक एग्जांपल है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसको दिखाया है यहाँ पर, ये इसका फॉर्मेशन हुआ है बाय फ्यूजन ऑफ दी पोलर न्यूक्ली और साथ साथ में आपका मेल गैमेट। और ये जो फ्यूजन हुआ था उसे अपन ने क्या कहा था, ट्रिपल फ्यूजन कहा था। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, और क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन था तो यहाँ पर प्लॉइडी भी हमको 3n देखने को मिली थी। उसके बाद में ये डिवाइड करता है रेपिटेटिव डिविजन्स, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर, उसके बाद में जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर आपको सेलुलराइजेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कोकोनट के अंदर में जो कि ब्लैक कवरिंग होती है वो क्या होती है। In coconut black covering adherent to the kernel around the endosperm is what? So it is mesocarp, endocarp, seed coat या फिर क्या है। तो यहाँ पर आपका mesocarp तो नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सीड कोट है। जो ब्लैक कवरिंग है, थिन लेयर होती है, तो मतलब कर्नल के बगल में, तो वो क्या है, तो वो डेट इज नथिंग बट दी सीड कोट आंसर रहेगा इसका। अच्छा, तो अब अपन पढ़ते हैं डियर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। एम्ब्रायो क्या है, यहाँ पर हमें एम्ब्रायोजेनी देखनी पड़ेगी डियर अच्छे से। तो एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अपन समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो एम्ब्रायो है उसका काम क्या है और क्या करेगी भैया। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तरह से एम्ब्रायोजेनी को समझना है। एम्ब्रायोजेनी का मतलब क्या हो गया कि एम्ब्रायोजेनी बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम अ जाइगोट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रायोजेनी। अब एम्ब्रायोजेनी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो समझिएगा कि एम्ब्रायो डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रायोजैक। सबसे पहले हमें समझना है कि माइक्रोपिलर एंड पर डेवलपमेंट होती है और यहाँ पर जाइगोट सिचुएट रहता है। मोस्ट जाइगोट कब डिवाइड करते हैं, जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है। ये एक अडेप्टेशन है ये अश्योर करने के लिए कि भैया जब आपका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो का, तो उसके पास में एंडोस्पर्म के पास में सफिशिएंट न्यूट्रिशन रहेगी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक एडेप्टेशन है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, यहाँ पर एक तरह से उसका कंफर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करता हूँ कि जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली, जैसे अगर मैं एम्ब्रायोजेनी की बात करूँ तो सीड्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स हो सकते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर में हमें बेसिकली जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो है वो थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन जो अर्ली स्टेजेस हैं, अगर मैं अर्ली स्टेजेस की बात करूं जो एम्ब्रायोजेनी की, तो यहाँ पर अर्ली स्टेजेस दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जाइगोट गिव्स राइज टू किसको, प्रो एम्ब्रायो, और उसके बाद में प्रो एम्ब्रायो से ग्लोबुलर, उसके बाद में हार्ट शेप्ड, और उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रायो। अब देखो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो आएगी, उसके बाद में ग्लोबुलर आएगी, उसके बाद हार्ट शेप्ड आएगी, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। सबसे पहले भैया क्या आएगी, प्रो एम्ब्रायो, नाम से पता चल रहा है ना, प्रो अगर जहाँ पर कहीं बायो में लग गया तो उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, वो सबसे पहले वही आया है। उसके बाद आती है ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो, उसके बाद आती है हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। सो प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, ठीक है। सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, फिर लास्ट में आपको मैच्योर एम्ब्रायो देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डाइकोट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डाइकोटिल एम्ब्रायो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और यहाँ पर 2 कोटिलिडन्स होंगे। देखो सबसे पहली बात है कि हमें मतलब समझना है कि इसका डाइकोटिलिडन्स का, डाइकॉट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर डाई का मतलब दो कोटिलिडन्स है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस, यहाँ पर हमें एक एम्ब्रायोनल एक्सिस देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें 2 कोटिलिडन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो एम्ब्रायोनल एक्सिस और 2 कोटिलिडन्स मतलब क्या हो गया, एक एम्ब्रायो, यहाँ पर हमें एम्ब्रायोनल एक्सिस के साथ में 2 कोटिलिडन्स मतलब डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रायो, डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रायो। तो सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रायो के अंदर में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। जो पोर्शन होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस का अबव द कोटिलिडन, इसको अपन एपिकोटाइल कहते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, इसको अपन एपी मतलब ऊपर, एपिकोटाइल, और जो कि टर्मिनेट कर जाता है प्ल्यूम्यूल पर। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है बेसिकली इट विल टर्मिनेट इनटू, देखो सबसे पहले ऊपर क्या होती है, स्टेम होती है, नीचे रूट होती है। तो जो फ्यूचर स्टेम है वो कहाँ से डेवलप होगी, वो प्ल्यूम्यूल से होगी डेवलपमेंट, ठीक है। सब ध्यान रखना, प्ल्यूम्यूल इज नथिंग बट इट इज़ द फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट। और अगर मैं फ्यूचर रूट की बात करूँ तो इट इज़ गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दी रेडिकल। ये आपको समझना है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, सो बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन वी विल हैव हाइपोकोटिल, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन वी विल हैव एपिकोटाइल। समझ रहे हो तुम लोग? अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन एपिकोटाइल, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन हाइपोकोटाइल, और यहाँ पर अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन वी विल हैव प्लूम्यूल, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन वी विल हैव रेडिकल। आगे समझ में? रेडिकल जिसको अपन क्या भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज दी रूट टिप। आया समझ में? हाँ, रेडिकल और रूट टिप, मतलब एक्चुअली रेडिकल को रूट टिप नहीं कहते हैं, मतलब ये टर्मिनेट करता है रेडिकल में या फिर रूट टिप में, ऐसे बोल सकते हैं। आया समझ में? अच्छा, रूट टिप क्या है? रूट टिप इज विच इज़ कवर्ड विद दी रूट कैप। रूट टिप जो कि रूट कैप से कवर्ड होती है, एक तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है रूट कैप का। अच्छा, अब जाते हैं अपन आगे और मैम एम्ब्रायो की बात करते हैं। एम्ब्रायो के अंदर में जो एम्ब्रायो जो मोनोकोटिलिडन्स की होती है, इनके पास में ओनली अ सिंगल कोटिलिडन होता है। आपको समझना है कि यहाँ पर खाली एक ही कोटिलिडन होता है। सो इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड एज दी स्क्यूटुलम। और अगर मैं ग्रास फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पर जो कोटिलिडन होता है इसे अपन स्क्यूटुलम कहते हैं, एंड इट इज टुवर्ड्स सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है, उसके लोअर एंड पर, और कहाँ होता है? एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रायोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप व्हिच इज इंक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड शीथ व्हिच इज कॉल्ड एज दी कोलियोरिजा। देखो तुम्हें समझना है, सबसे पहली बात तो मैं मोनोकोटिलिडन्स की बात कर रहा हूँ। मोनो का मतलब एक ही, और कोटिलिडन एक ही कोटिलिडन, मोनो एक ही कोटिलिडन। और ये कहाँ पर? देखो सबसे पहले मोनोकोटिलिडन का नाम ले दिया तो सबसे पहले दिमाग में आती है घास। तो घास फूस के अंदर में आपको मोनोकोटिलिडन देखने को मिलेंगे, मतलब वो मोनोकोटिलिडन कहते हैं उनको अपन। तो कोटिलिडन यहाँ पर जो होता है उसे अपन स्क्यूटुलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो घास के अंदर में आपको, क्योंकि मोनोकोटिलिडन है तो एक ही कोटिलिडन देखने को मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो एक है तो उसको हम अच्छा सा नाम देते हैं। अच्छा सा नाम क्या देंगे? उसको अपन स्क्यूटुलम बोलेंगे। और ये कहाँ सिचुएट होता है? इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक साइड में। आया समझ में? सो लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप व्हिच इज इंक्लोज्ड इन अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ। अब लोअर एंड में, एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे लोअर एंड में यहाँ पर रेडिकल और रूट कैप होगा। देखो अगर मैं नीचे की बात कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, यहाँ पर रेडिकल और रूट कैप मिलेगी। तो रेडिकल और रूट कैप यहाँ पर एक शीट के अंदर में, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, एक शीट के अंदर में इंक्लोज मिलेगी, जिसको अपन बोलेंगे कोलियोरिजा। तो कोलियोरिजा ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो कोलियोरिजा के अंदर में आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम, इसको अपन क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। ये ध्यान रखना है, इसको अपन एपिकोटाइल बोलेंगे। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम को अपन बोलेंगे एपिकोटाइल। आगे समझ में? मतलब यहाँ पर देखो वही वाली बात है, कोटिलिडन के ऊपर एपिकोटाइल। तो कोटिलिडन को यहाँ पर किसको बोला है? स्क्यूटुलम को बोला है। तो स्क्यूटुलम के ऊपर में क्या हो गया? एपिकोटाइल हो गया। एपिकोटाइल के बस में क्या होगा? यहाँ पर शूट एपेक्स मिलेगा, और यहाँ पर आपको कुछ लीफ प्रिमोर्डिया देखने को मिलेगी, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि इंक्लोज होंगे इन अ फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलेंगे कोलियोप्टाइल के अंदर में। मतलब यहाँ पर जो बेसिकली आपको शूट एपेक्स है, यहाँ पर शूट एपेक्स होगा। शूट एपेक्स आपको एक इंक्लोज मिलेगा एक फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको अपन कोलियोप्टाइल करेंगे। और जो रूट वाला पार्ट है, मतलब बेसिकली जो रेडिकल वाला पार्ट है, रेडिकल और रूट कैप वाला, यह अपन इंक्लोज मिलेगा किसमें? अनडिफरेंशिएटेड शीथ में, इसको अपन बोलेंगे किसको? कोलियोरिजा में। तो कोलियोरिजा आपको समझना है कि इसमें रेडिकल और कोलियोप्टाइल ये आपको शूट एपेक्स से रिलेटेड है। तो ये कोलियोरिजा, कोलियोप्टाइल ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मोनोकोटिलिडन्स में, जिसके अंदर में कितने कोटिलिडन होते हैं? एक। उसका नाम क्या है? स्क्यूटुलम। ठीक है, मोनोकोटिलिडन। एग्जाम्पल कैसे? ग्रासेस में। आगे समझ में? स्क्यूटुलम के ऊपर क्या हो गया? एपिकोटाइल। स्क्यूटुलम के नीचे क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में क्या है? यहाँ पर कोलियोप्टाइल या कोलियोरिजा। तो ऊपर में आपको कोलियोरिजा देखने को मिलेगी, और ऊपर में आपको कोलियोप्टाइल देखने को मिलेगी, और नीचे आपको कोलियोरिजा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी पूरी यहाँ पर मैंने चीज़ें समझाई है। उसके बाद यहाँ पर एम्ब्रायो डेवलपमेंट दिखा रखा है। देखो सबसे पहले मैंने कहा था ना, सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद आपको ग्लोबुलर एम्ब्रायो देखने को मिलती है, फिर आपको हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो देखने को मिलती है, फिर वो एम्ब्रायो मैच्योर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है इन अ डाइकोट। ठीक है, यहाँ पर एक एम्ब्रायो सेक दिखा रखा है एंजियोस्पर्म का। दोबारा से समझ लो एक बार। देखो ये दो आपके सिनर्जिड्स हैं, जो मैंने कहा था बेसिकली एक तरह से यहाँ पर आपको फिलीफॉर्म एपेटस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली अभी इनका फंक्शन इतना क्लियर नहीं है, पर फिलीफॉर्म एपेटस का काम मैंने क्या बताया था, इसको फिलीफॉर्म एपेटस कहते हैं। इसका काम होता है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना इनसाइड द सिनर्जिड। उसके बाद में यहाँ पर आपको बीच में ये, हाँ यहाँ पर ये एग सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पोलर न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एम्ब्रायो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। वन वेजिटेटिव सेल ऑफ जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एज दी, इसका आंसर क्या आएगा? एडवेंटिव
पॉलीएम्ब्रायोनी। अब इसका आंसर ये क्यों है, इसका अपन आंसर यहाँ पर आगे देखेंगे। पहले अपन अपोमिक्सिस समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है अपोमिक्सिस, क्या होता है अपोमिक्सिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय अ फ्लावरिंग प्लांट। अब अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि अपोमिक्सिस के अंदर में मैंने जो बताया था, देखो सीड्स का जो प्रोडक्शन है, मैं जब भी आपसे सीड्स की बात करता हूँ तो सीड्स का प्रोडक्शन हमने देखा है कि कब होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और सीड्स का प्रोडक्शन किससे होता है, मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट थी वो क्या थी, वो थी मतलब एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर में मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ अपोमिक्सिस की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा था, फर्टिलाइजेशन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें कर रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में ओवरी फ्रूट बन जाएगी, जो ओव्यूल से सीड बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपोमिक्सिस के अंदर में सीड्स का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपोमिक्सिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय अ फ्लावरिंग प्लांट। तो अपोमिक्सिस का सीधा सा मतलब क्या होता है, अब आप ये पूछोगे सर ऐसा हो सकता है, हाँ अब इसके बारे में अपन बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मतलब समझ लो। मतलब का मतलब क्या होता है कि अपोमिक्सिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स without the fertilization by a flowering plant. So apomixis refers to the production of seeds without fertilization by a flowering plant. अच्छा, अब यहाँ पर कितने लोग कोई है मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो बस देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं भाई, कोई है कि नहीं है। अच्छा कोई है नहीं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेते हैं बातें। आवाज़ मेरी सही से आ रही है सब लोग को? अच्छा, क्योंकि कोई यहाँ सुन नहीं रहा है फिलहाल, कोई है नहीं यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने जो पिछले में जो वीडियो में अपनी दिक्कत आई थी वो दी वीडियो भी मतलब इसी में कंटिन्यू हो गया। अच्छा, मैं सोच रहा था वो दूसरे में कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन वो भी इसी में कंटिन्यू हो चुका है। चलो कोई नहीं। सो अपोमिक्सिस इज व्हाट, अपोमिक्सिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन बाय अ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, इसके बाद में अपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, द प्लांट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच बेसिकली मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब जो अपोमिक्सिस हो रहा है इसके अंदर में क्या होगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज बेसिकली कॉपिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली आपसे कंफ्यूज हो सकते हो, लोग पूछेंगे आपसे कि ये अपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल है या सेक्सुअल है। देखो ये लगता सेक्सुअल है लेकिन सेक्सुअल है नहीं, actually it is asexual. So apomixis is a form of asexual reproduction which basically acts like a sexual reproduction. ठीक है, यहाँ पर लगेगा सेक्सुअल है पर सेक्सुअल है नहीं, आ गया समझ में। तो यहाँ पर जो अगर सेक्सुअल नहीं है तो सीधी सी बात है जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ क्लोन ऑफ द फीमेल पेरेंट प्लांट, आ गया समझ में। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा सीड्स का विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसके कारण जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है, तो ये सारे के सारे सीड्स एक्चुअली पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होंगी, इसलिए अपन को क्या भी कहेंगे, क्लोन भी कहेंगे, क्लोन ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अगर मैं अपोमिक्सिस की बात करूँ तो अपोमिक्सिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहाँ पर, इन हायर प्लांट्स, जैसे प्लांट्स ऑफ मोर देन 35 फैमिलीज आर नोन टू बी अपोमिक्टिक, जिसके ग्रामीणीय, रोजेशिये, कंपोजिटे और रोडेसी है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ फैमिलीज़ के एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत कॉमन है हायर प्लांट्स के अंदर में ये। तो अपोमिक्सिस का मतलब आप समझ सकते हो भैया, अपोमिक्सिस का मतलब हो रहा है कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, सीड्स का, लेकिन विदाउट द फर्टिलाइजेशन, एंड इट इज़ एक्टिंग लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अपोमिक्सिस की बातें हो रखी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइप की, तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पर डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, द एम्ब्रायो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आइदर डायरेक्टली बाय माइटोटिक डिवीजन और बाय इंटरप्टिंग मियोसिस। ठीक है,
और माइटोटिक डिप्लोसरी में क्या होगा, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली थ्राइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियस एंड द एम्ब्रायो सैक इज अनरिड्यूस एंड हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, द एम्ब्रायो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आइदर डायरेक्टली बाय माइटोटिक डिवीजन और बाय इंटरप्टिंग मियोसिस। आगे समझ में, तो यहाँ पर या तो डायरेक्टली माइटोटिक डिवीजन से जो एम्ब्रायो सैक है वो डिराइव हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल से, मतलब सीधी सी बात है वो माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रायो सैक बन जाएगा, और नहीं तो मियोसिस को बीच में इंटरप्ट करके फिर यहाँ पर आपको अपोमिक्सिस देखने को मिलेगी। अच्छा, अपोस्पोरी की बात करूँ तो यहाँ पर न्यूसिलर जो सेल्स हैं वो गिव राइज करते हैं अपोमिक्टिक एम्ब्रायो सैक को। आया समझ में? देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था एम्ब्रायो सैक डिराइव फ्रॉम द मेगास्पोर मदर ड्राइव हो रहा है लेकिन डिप्लोस्पोरी के अंदर में, लेकिन यहाँ पर हमको अपोस्पोरी समझ में। देखो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा तभी तो उसके बाद में चीज़ें सही अपोमिक्सिस हाइस्पोरी हैं, ये बहुत कॉमन है इन हायर प्लांट, जहाँ पर जो न्यूसिलर सेल्स हैं वो गिव राइज करते हैं टू अपोस्पोरस इनिशियल सेल्स डिफरेंशिएट एंड अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रायो सैक। ये तो आपको समझ लीजिए। अमेरिकन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस न्यूसिलस और द इंटीग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ स्पोरोफाइटिक जहाँ पर एम्ब्रायो प्रोड्यूस हो, या फिर जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल के एक तरह से कवरिंग थी ना, तो वहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी डेवलपमेंट। सो एम्ब्रायो डेवलप करता है बाय माइटोटिक डिवीजन और फॉर्म करता है यहाँ पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है आपकी एडवेंटिशिया एम्ब्रायोनी, ये है सेकंड है अपोस्पोरी, और यहाँ पर हम आपको देखने को मिलेगी डिप्लोते हैं। पूछा है कि इन प्लांट्स अपोमिक्सिस pertains to plant development from cutting stem, from cutting of stem, from cutting of root without the gametes having to fuse और बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो सीधी सी बात है, कटिंग का कुछ सीन भी नहीं है, गैमेट्स का फ्यूजन हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है, विच इज़ विदाउट द गैमेट्स हैविंग टू फ्यूज। तो ये आंसर बिल्कुल सही है डियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आंसर सही दे रखा है ये वाला। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्थिनोकार्पी की। अगर मैं बात करूँ भैया पार्थिनोकार्पी की, तो वो ये कंडीशन है जहाँ पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, इसको अपन पार्थिनोकार्पी कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन देख, पार्थिनोकार्पी से आप नई जनरेशन पैदा नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, देखो एक्चुअली अगर मैं प्लांट्स के अंदर में देखूँ तो प्लांट्स के अंदर में जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी कैसे हो रहा है, प्लांट्स के अंदर में फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल पॉलिनेटर्स नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है फ्रूट्स भी नहीं बनेंगे। अब ऐसी कंडीशन में पार्थिनोकार्पी हो सकती है प्लांट के अंदर में, जहाँ पर फ्रूट्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन देखो फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन सीड थोड़ी बनेंगे अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर खाली पार्थिनोकार्पी हो रही है, यहाँ पर खाली फ्रूट बन रहा है, तो यहाँ पर सीड जो बनेंगे, सीड नहीं होंगे यहाँ पर सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। So it is a condition in which fruits are developed without the formation of seeds, and it is called as the parthenocarpy. And why it is happening? This is mainly due to the absence of fertilization in plants, pollination and embryo development. कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन हुआ लेकिन किसी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? हो सकता है पॉलिनेशन ही नहीं हुआ, हो सकता है और एम्ब्रायो डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ गई, तो अब ऐसी चीज़ें हो गई। अब प्लांट जो है वो बेसिकली फ्रूट नहीं बनाएगा। अब देखो, अब इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर बात ये आपने कहा था पिछली क्लास में कि जो प्लांट है उसका काम तो खाली अपने सीड्स को डिस्पर्स कराना होता है, इसी के लिए फ्रूट देता है अपन को। तो अगर मान लो उसके में सीड ही नहीं बन रहे तो वो फ्रूट क्यों बना रहा है, उसको फ्रूट बनाने में क्या मज़ा आ रहा है? और सीधी सी बात है, देखो समझो यहाँ पर भी सीन है। मैंने क्या कहा था, प्लांट्स का बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है किसके, एनिमल्स के साथ में। वो एनिमल पे डिपेंडेंट करते हैं अपने जो जनरेशन है उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए। मतलब प्लांट चल तो सकते नहीं है, तो नए नए एरियाज़ में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट के अंदर में सीड डाल देते हैं। अब जब जानवर सीड को खाते हैं, मतलब सीड नहीं खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं, तो सीड को बेसिकली सीड रेसिस्टेंट होते हैं एक्चुअली। वो अगर एनिमल के गट में भी चले जाए तो डंग से बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ पर भैया नया पेड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा सही सीन चलता है इनका। लेकिन अब जब प्लांट में सीड ही नहीं बनाया तब क्या काम है? देखो बात ऐसी है कि फॉर एग्जांपल एक बंदरों का झुंड रहता है एक पेड़ के ऊपर में, उस पेड़ के ऊपर में इस साल पॉलिनेशन नहीं हुई, अगली साल भी पॉलिनेशन नहीं हुई, तो सीधी सी बात है उसके अंदर में फ्रूट नहीं आएंगे। अब जब उसमें फ्रूट नहीं आएंगे तो ये बंदरों का जो ग्रुप है वो वहाँ पर क्यों रहेगा? वो वहाँ से चला नहीं जाएगा? चला जाएगा ना भैया। तो वहाँ से वो चला जाएगा, तो उसके बाद में और सोचो अगर उसके बाद में अगले साल जब प्लांट के अंदर में दोबारा से जब बाहर आई और प्लांट ने अगली बार जब
सीड प्रोड्यूस किए, मतलब फ्रूट प्रोड्यूस करा, तो उस समय तो कोई रहेगा नहीं, वो बंदर तो है ही नहीं, तो उनको जो सीड डिस्पर्सल का काम कौन करेगा? तो इसलिए समझ रहे हो, ताकि जो उनके साथ में लोग हैं, मतलब जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, वो वहाँ से चले नहीं जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज द, मतलब वहाँ पर ये बिना ये पार्थेनोकार्पी के थ्रू भी ये फ्रूट्स बना लेते हैं, ताकि जो आपके जानवर वगैरह हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं सीड डिस्पर्सल में, वो वहाँ से जाए नहीं, उनके साथ उनका रिलेशन बना रहे हैं। इस तरीके से ये चीज़ आपको समझनी है कि ड्यूरिंग कल्टिवेशन पार्थेनोकार्पी इज इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद अदर प्लांट हार्मोन्स इंक्लूडिंग जिबर्लिक एसिड एंड एज इट रिजल्ट्स इन द मैच्योरिटी ऑफ द ओवरीज विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस बिगर एंड दी पल्पियर फ्रूट्स। आपको समझना है कि देखो, हमें जब फ्रूट्स से अगर हमारा फ़ायदा देखें तो हमें सीड्स से नहीं चाहिए होते हैं, हम सीड्स को बेसिकली हमें इरीटेट ही करते हैं खाने के टाइम पे, तो हमें क्या कर सकते हैं, हम जिबर्लिक एसिड डाल सकते हैं कि ड्यूरिंग कल्टिवेशन पार्थेनोकार्पी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर प्लांट हार्मोन्स इंक्लूडिंग जिबर्लिक एसिड। इससे क्या होगा कि इट रिजल्ट्स इन द मैच्योरेशन ऑफ द ओवरीज विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट प्रोड्यूसेस द बिगर एंड दी पल्पियर फ्रूट्स। यहाँ पर बिगर भी मिलेंगे और पल्पियर भी मिलेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कि हम जिबर्लिक एसिड का यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस दी पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो बनाना इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी, ये आपको समझना है। इन दिस नेचुरल प्रोसेस द प्रोड्यूस्ड बनाना आर स्टेराइल डेवलप फ्रॉम without viable ovaries and do not produce seeds, which means they must propagate vegetatively। आगे समझ में? तो बनाना एक अच्छा एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पी का, ध्यान रखना, कई बार बनाना का एग्जाम्पल पूछते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो प्रोड्यूस बनाना है वो बेसिकली स्टेराइल होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब बनाना तो बना, मतलब फ्रूट तो बना, लेकिन वहाँ अंदर सीड नहीं है। आगे समझ में? सो डेवलप विदाउट वायबल ओवरीज एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इसका मतलब यहाँ पर जो बनाना का जो प्रोपोगेशन होगा वो किस तरीके से होगा, दे प्रोपोगेट थ्रू वेजिटेटिव मेथड्स। ओके, पाइनएप्पल और फिग्स ये भी पार्थेनोकार्पी के अच्छे एग्जांपल्स हैं, और यहाँ भी आपको एक तरह से नेचुरल पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है, पाइनएप्पल्स के अंदर में और फिग्स के अंदर में। ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने अपोमिक्सिस की बात की थी आपसे, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो, अपोमिक्सिस के अंदर में एक्चुअली होता क्या है कि अपोमिक्सिस का एक फ़ायदा क्या है, मैं आपको देखो अपोमिक्सिस की मैं बातें कर रहा था, यहाँ मैं दोबारा बात कर लेता हूँ एक बार अपोमिक्सिस की, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ अपोमिक्सिस से रिलेटेड कि अपोमिक्सिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे बात करूँ तो कि जब हम हाइब्रिड वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब हाइब्रिड वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन से जो हमने वैरायटीज़ ऑब्टेन की है एग्रीकल्चर के अंदर में, तो सीधी सी बात है हाइब्रिड वैरायटीज़ की जो यील्ड होती है ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये सीड बन कर के, जब ये यहाँ पर ये उग कर के जो जब नए सीड आते हैं, तो देखो जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स हैं वो मेंटेन नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं इन द प्रोजेनी इन द सेकेंड जनरेशन। सो क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर अगर हाइब्रिड सीड बनाने हैं तो इनका प्रोडक्शन हर साल करना पड़ेगा। आगे समझ में? अब हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन हर साल करना पड़ेगा, मतलब ये आपका एक तरह से क्या है, क्या इज़ इट इकोनॉमिकल फॉर द फार्मर्स? ये इकोनॉमिकल नहीं है। मतलब हमें देखो, हाइब्रिड वैरायटीज से अच्छी फसल होती है, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स को हमने बनाया, हमने उसको बोया, जो फसल काटी तो अच्छी फसल हुई, ठीक है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसके जब उग कर के जब ये खिलेगी, तो जब जो नए सीड्स फॉर्म होंगे उनके अंदर में हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रोजेनी के अंदर में क्या होता है, ये जो कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, तो मेंटेन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगली बार अगर दोबारा बोना है तो दोबारा हमें हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप करना पड़ेगा। अब हाइब्रिड वैरायटी को दोबारा डेवलप करो तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिकली क्या फाइनेंशियली ये सस्टेनेबल है फार्मर्स के लिए? तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, खर्चीली है। आया समझ में ये जो प्रोसेस है? तो अब साइंटिस्ट ने क्या है, वो वेरियस मेथड्स को सर्च कर रहे हैं जहाँ पर कि भैया जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है इनको इनडेफिनेटली मेंटेन कर सके। अब इनडेफिनेटली कैसे मेंटेन कर सकते हो कि भैया आप सीधी सी बात है, सीड्स का फॉर्मेशन तो करो, लेकिन करो किससे? अपोमिक्सिस से करो। अब अपोमिक्सिस से करोगे तो मैंने कहा था ना कि अपोमिक्सिस में जो होता है वो बिल्कुल जो नए सीड फॉर्म होंगे वो बिल्कुल क्लोन होंगे। क्लोन का मतलब बिल्कुल पेरेंट प्लांट के जैसे फॉर्म होंगे, तो पेरेंट प्लांट के फॉर्म होंगे मतलब बिल्कुल क्लोन होंगे। आगे समझ में तुम्हें? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है।
ठीक है। सो ये चीज़ है। और अपोमिक्सिस की मैं बात करूँ तो अपोमिक्सिस एक्चुअली कैसे कौन कंट्रोल करता है? अपोमिक्सिस इज एक्चुअली जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये चीज़ आपको समझनी है, इट इज़ एक्चुअली जेनेटिकली कंट्रोल। ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं? मैंने कहा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट रिसर्च क्या कर रहे हैं कि जीन्स विच आर बेसिकली कंट्रोलिंग अपोमिक्सिस आर बीइंग सर्च्ड, एंड एज सून एज दे आर लोकेटेड देन द एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रांसफर देम इनटू द हाइब्रिड वेराइटीज। सो राइट नाउ द efforts are going on, and with the help of these efforts we will basically try to make the seeds apomictic seeds, and so that the characters are not lost in the next generation. अच्छा, अब मैं एक बार देख लेता हूँ कोई है क्या मेरे साथ में यहाँ पर। अच्छा, तो कोई है नहीं भैया यहाँ पर अभी। यहाँ पर कोई नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, तो आगे अपन समझते हैं। पार्थेनोकार्पी पढ़ लिया अपन ने, पॉलीएम्ब्रायोनी पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, पॉलीएम्ब्रायोनी को देखो, पॉलीएम्ब्रायोनी का मतलब सीधी सी बात है कि ऑकरेंस और द प्रोडक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एम्ब्रायो फ्रॉम अ सिंगल सीड और फर्टिलाइज एग, इसको अपन क्या कहेंगे? पॉलीएम्ब्रायोनी। मतलब एक सिंगल सीड या फिर फर्टिलाइज एग से आप 2 से 1 मोर देन या फिर 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रायो बनाते हो, इसको अपन पॉलीएम्ब्रायोनी कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये सीधी सी बात है कि द प्रोडक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एम्ब्रायोज फ्रॉम अ सिंगल सीड और फर्टिलाइज्ड एग, इसको अपन कहते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड हेल्प एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीसीज के अंदर में क्या होगा? डिप्लॉयड एग सेल है वो फॉर्म होगा विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब विदाउट रिडक्शन डिवीजन के जो डिप्लॉयड एग सेल है वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रायो विदाउट द fertilization. Okay, so some examples, like for example in citrus and mango varieties, some of the nuclear cells which are surrounding the embryo sac, they start dividing, protrude into embryo sac, and they develop into the embryos. So in such species each ovule contains many embryos. For example क्या होता है? देखो citrus और mango varieties में कि कुछ जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं एम्ब्रायो सैक को, वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और एम्ब्रायो के अंदर में आ जाते हैं, है समझ में, और डेवलप हो जाते हैं इनटू एम्ब्रायोज। और ऐसी स्पीसीज़ के अंदर में हर एक ओव्यूल के अंदर में हमें कई एम्ब्रायोज देखने को मिलेगी। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एम्ब्रायो सैक के अंदर में जो बगल के सेल्स थे वो न्यूक्लियर सेल्स वो भी वहाँ पर अंदर आ गए और अंदर आकर वो एम्ब्रायो में बन गए। अब 1 से 2 एम्ब्रायो हो गए तभी यहाँ पर हमें पॉलीएम्ब्रायोनिक कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर 2 से कई ज़्यादा भी बन जाती है तो हमें यहाँ पर एम्ब्रायो नहीं। ठीक है, तो इन सच स्पीसीज में एक ही ओव्यूल के अंदर में आपको कई एम्ब्रायोज देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसको अपन पॉलीएम्ब्रायोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स याद कर लो, सिट्रस, तो न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रायोनी इज फाउंड इन दी, कहाँ पर बोलेंगे अपन? सिट्रस के अंदर में। अच्छा, अब बात करते हैं सीड की। देखो जो सीड है, तो अगर मैं सीड की बात करूँ आपसे, तो इन एंजियोस्पर्म जो सेक्सुअल प्रोडक्शन, मतलब इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज दी फर्टिलाइज ओव्यूल। मैंने कहा था ना आपसे कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का फॉर्मेशन बेसिकली एट द एंड होता है सीड में। ठीक है, ओव्यूल का फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डे किस में हो जाएगा? सीड के अंदर हो जाएगा। और सीड कहाँ होता है? सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दी फ्रूट्स। ठीक है भैया, एक सीड की अगर मैं टिपिकली बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, साथ में कॉटिलिडन्स और साथ में एम्ब्रायो एक्सिस भी देखने को मिलेगी। कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रायो जो है वो बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर्स है, जनरली थिक है, स्पोलन है ड्यू टू दी स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर में जिसका सीड का फॉर्मेशन है वो बेसिकली वो कब होता है? इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको अपन क्या भी डिस्क्राइब करते हैं? एज फर्टिलाइज ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन पर फॉर्म होते हैं फ्रूट्स के अंदर। मैंने कहा था ना कि फ्रूट्स के अंदर में सीड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको फूड खाने के लिए चाहिए, और उस फ्रूट से बेसिकली वो खा के जब उसको फेंक देंगे तो जहाँ पर सीड गिरेगा इंश्योर करता है कि जो प्लांट है वो नई लोकेशंस पे पहुँच जाए।
ठीक है। इस तरीके से सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कैसे, सीड कोट रहेगा, ऊपर की कवरिंग, उसके बाद कोटलीडेंस रहेंगे और उसके बाद में एम्ब्रायो एक्सिस रहेगी। मैंने पिछली बार बात की थी कि सीड कोट रहेगा, कोटलीडेंस रहेंगे। कोटलीडेंस की बात करूँ तो मोनोकोटलीडेंस के अंदर में एक कोटलीडेंस, उसको अपन स्कूटलम कहते हैं। डाइकोटलीडेंस के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे 2 कोटलीडेंस, ठीक है। सीड कोट, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ द कोटलीडेंस ऑफ द एम्ब्रायो क्या है, ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो थोड़े से थिक होते हैं, सोलन होते हैं और इनके अंदर में आपको फूड रिजर्व देखने को मिलता है। आगे समझ में बताया गया, ठीक है। अगर मैं मैच्योर सीड्स की बात करूँ तो ये मैच्योर सीड्स आपके नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या फिर ऐसा हो गया कि यहाँ पर आपको रेजिड्यूल एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। देखो इसके बारे में मैंने बात की, कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो ऐसे सीड्स को अपन क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूआ, कि सीड डेवलपमेंट के दौरान, कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान क्या हो गया, एंडोस्पर्म नहीं है क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग दी। उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पी या फिर ग्राउंडनट। उसका एग्जाम्पल है डियर पी या फिर ग्राउंडनट। अगर मैं बात करूँ आपसे एल्ब्यूमिनस सीड्स की, तो एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटर्न करते हैं अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी विल हैव व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझ लो, एल्ब्यूमिनस का मतलब यहाँ पर एंडोस्पर्म का पार्ट रिटेन रहेगा और क्योंकि ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और एग्जाम्पल्स क्या है, व्हीट, मेज, बार्ले और कैस्टर, ठीक है। ओकेजनली कुछ सीड्स के अंदर में, जैसे मैं ब्लैक पेपर की और बीट की फिर बात करूँ, तो यहाँ पर हमें न्यूसिलस का रेमिनेंट भी देखने को मिलेगा, न्यूसिलस का कुछ प्रेजेंस भी देखने को मिलेगा इन मेच्योर सीड्स के अंदर में। और यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ज़्यादातर चांसेस क्या है कि ये पूछेंगे कि पेरिस्पर्म कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें देखो एग्जाम्पल याद रखना, ब्लैक पेपर के अंदर में और बीट के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पेपर का एग्जाम्पल पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, न्यूसिलस के जो बेसिकली रेमिनेंट है वो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जो रिटेन करते हैं पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूजेबल ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। अच्छा, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब जो जिनके अंदर में बेसिकली आपका एल्ब्यूमिनस का मतलब है यहाँ पर आपको रिटेन रहेगा एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म रिटेन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल है प्योर ग्राउंडनट। इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए समझा रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ भैया। उसके बाद में इंटीग्यूमेंट्स की बात करूँ तो ये इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हो जाते हैं हार्ड और ये काम करते हैं एज अ टफ कवरिंग ऑफ द सीड। और इसके अपन क्या बोलते हैं, सीड कोट्स। सीड कोट्स का फंक्शन क्या होता है, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, मतलब इनका यहाँ पर बेसिकली ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में रहते हैं इनका। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। The micropyle remains as a small pore in the seed coat and this facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination। जो माइक्रोपाइल है वो रिमेन रहता है एज अ स्मॉल पोर के माध्यम से और ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू दी सीड। और इससे क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। आगे समझ में, जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा, जिसका जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और सीड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, डेट इज़ रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% ऑफ दी मॉइस्चर बाय द मास। और द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। मतलब जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है, इसका पानी का कंटेंट रिड्यूस होता रहता है और सीड बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। आगे समझ में, ठीक है। और द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो वो भी कम हो जाती है। एम्ब्रायो है जो है वो बेसिकली एक ऐसे स्टेट में इंटर कर सकती है जिसको अपन इनएक्टिविटी या फिर डोरमेंसी कहते हैं। आगे समझ में। अब देखो ये जो डोरमेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में, डोरमेंसी का मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रायो है वो इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होगी है, सीड मरा नहीं है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो यहाँ पर दोबारा से ही जर्मिनेट कर लेगा। ये आपको इंपॉर्टेंटली समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर बेसिकली जो एम्ब्रायो है वो एंटर कर रही है इन स्टेट ऑफ डोरमेंसी, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो दोबारा से एम्ब्रायो एक तरह से जर्मिनेट कर जाती है, तो इसको अपन डोरमेंसी कहते हैं। मतलब जो इनएक्टिविटी का टेम्पोरल इनएक्टिविटी का जो स्टेज है उसे अपन क्या कहते हैं डियर, इसे अपन कहते हैं डोरमेंसी। अभी डोरमेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोरमेंसी यहाँ पर मैंने एक बार दोबारा से लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने कैसे लिखा दो, हाँ, डोरमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं तो जो सीड है वो इंटर कर जाता है इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, जैसे आपने मॉइस्चर दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, सूटेबल टेम्परेचर दे दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको दोबारा से जर्मिनेशन देखने को मिलती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई।
और आपको मैं समझाता हूँ कि देखो समझो डॉर्मेंसी की ज़रूरत क्या है। देखो डॉर्मेंसी का एक्चुअली ऐसा है कि हर टाइम एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं रहती हैं। फॉर एग्जांपल विंटर है, बर्फ़ पड़ी हुई है सब जगह। अब सीड जर्मिनेट कैसे कर भी लेगा, तो जर्मिनेशन करने के बाद में सर्वाइव कर पाएगा जो प्लांट है? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो कब जर्मिनेट करता है? जब तक सूटेबल टेम्परेचर ना मिले तब तक जर्मिनेट नहीं करता है। तो उस चीज़ को तब तक खुद को अच्छे से वो स्टेट में रखने के लिए क्या होता है, एम्ब्रायो अपने आप को स्टेट में डाल देती है डॉर्मेंसी का। अब देखो ये हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल सोचो, अगर हमारे जो सीड हैं वो उनको डॉर्मेंसी शो नहीं करते तो हम उनको स्टोर कर पाते क्या? नहीं कर पाते। इस दुनिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, हम सीड खा के तो ज़िंदा है, गेहूँ चावल खा के तो ज़िंदा है। अगर वो डॉर्मेंसी शो नहीं करते वो तो सड़ जाते जल्दी, तो हम उसके बाद कैसे सर्वाइव करते? आगे समझ में? तो एम्ब्रायोज में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटीज़ को अपन डॉर्मेंसी कहते हैं। उसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर मिला, तो ये दोबारा से जर्मिनेट कर लेता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भैया। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। आगे समझ में? जैसे जैसे हमारी जो ओव्यूल है वो मैच्योर करता है सीड में, तो ओवरी है वो डेवलप करती है इनटू फ्रूट। आगे समझ में? एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे ओव्यूल्स का मैच्योरेशन हुआ सीड्स में, वैसे ही ओवरी का डेवलपमेंट होता है फ्रूट में। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स और सीड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओवरी का, वो साथ चलता रहता है। आगे समझ में? द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, उसको अपन पेरिकार्प कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो वॉल ऑफ ओवरी है वो डेवलप कर जाती है इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, इसे हम पेरिकार्प कहते हैं। और फ्रूट्स बेसिकली आपके फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा में, और या फिर आपके ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट की बात करूँ, मस्टर्ड की बात करूँ, इन सब की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ड्राई भी देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स के अंदर में बाय द टाइम द फ्रूट्स डेवलप इनटू द ओवरी, द अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड द फॉल ऑफ। देखो समझना होगा कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर में जिस टाइम तक फ्रूट डेवलप करता है ओवरी में, मतलब जिस मोस्ट प्लांट्स के अंदर में बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, जो अदर पार्ट्स हैं वो डीजनरेट होकर गिर जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज़ के अंदर में, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू के अंदर में जो थैलेमस है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इन द फ्रूट फॉर्मेशन। और ऐसे फ्रूट्स को अपन क्या कहते हैं भैया? फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया भैया? ये आपके वो वाले फ्रूट्स हैं जिनके अंदर में बेसिकली जो मतलब कंप्लीटली ओवरी से नहीं बन रहे हैं। देखो कंप्लीटली ओवरी से नहीं बन रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूँ आपसे, ट्रू फ्रूट में लिखूँ यहाँ पर, और मैं ट्रू फ्रूट के बारे में आपको समझाऊँ कि ट्रू फ्रूट होते क्या हैं। ये जो सच्चे फ्रूट है, ये जो सच्चे फ्रूट है इनके अंदर में और फॉल्स फ्रूट्स के अंदर में इतना ही फ़र्क है कि देखो मैं थोड़ी हैंड राइटिंग बेकार लिखी है, सही से लिख देता हूँ कि अगर मैं ट्रू फ्रूट्स की बात करूँ तो इनका डेवलपमेंट हुआ है डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी। आगे समझ में? मतलब यहाँ पर फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, और इसका एग्जांपल अपन मैं दे दूंगा, तो क्या दे दूंगा इसका एग्जांपल? मैंगो। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे कुछ प्लांट्स की तो उसको अपन फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। अब आप बोलोगे सर सबका डेवलपमेंट तो ओवरी से होता है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, ओवरी से होता है लेकिन कुछ और भी पार्ट्स हैं फ्लावर के जो काम में आते हैं फ्रूट्स के फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल इसको एक उनको अपन फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट्स क्या है? विच डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स एंड थैलेमस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंटल ऑफ द ओवरी वॉल। मतलब यहाँ पर क्या होगा? डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि थैलेमस, आगे समझ, थैलेमस अलॉन्ग विद दी ओवरी वॉल। ठीक है, ओवरी। तो ये है, तो इसको अपन फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। फॉल्स फ्रूट्स का एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल हो जाएगा आपका एप्पल,
कैश्यू और साथ साथ में आपका स्ट्रॉबेरी भी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखो फ्रूट का एक और मैं फ्रूट के बारे में बताऊँ तो फ्रूट है क्या? फ्रूट इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी राइपन्ड ओवरी। ये भी आप समझ सकते हो। हाँ, कि फ्रूट्स क्या हैं? फ्रूट्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो दी राइपन्ड ओवरी। ठीक है, फ्रूट्स राइपन्ड ओवरी है और वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फ्रूट, इसको अपन पेरिकाप बोलते हैं। फ्रूट्स आपके ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। ट्रू मतलब विच डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, फॉल्स मतलब विच ऑल्सो डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स लाइक थैलेमस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंटल वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? व्हेन फ्रूट्स डेवलप विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि और वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना के अंदर में तो या फिर पाइनएप्पल के अंदर में। आगे समझ लो। और वो जो ग्रोथ हार्मोन मैंने यूज़ किया था यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सिन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब मैं सीड्स के एडवांटेजेस की बात करता हूँ कि जो सीड्स एंड डियर दे ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म्स। फॉर एग्जांपल, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। आगे समझ में। उसके बाद में सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट्स, नए हैबिटेट पर आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये फॉर्मेशन समझनी है। देखो, जो पहला पॉइंट इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मेशन में जो प्रोसेस लग रही है, जैसे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन है, ये वाटर के इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर हम सीड का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा आसानी से हो सकता है। जैसे बिना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पानी पे जो डिपेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आगे समझ में। सो एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। यहाँ पर सीड के अंदर में क्या होता है? दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व्स। तो जो यंग सीडलिंग्स होती हैं उनका नरिशमेंट तब तक किया जाता है तब तक वो अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है। जैसे बच्चों को अपन को दूध पिलाना पड़ता है ना पहले शुरुआत की जो में माँ के द्वारा, तो उसके बाद वो खुद ही खाना खाने लग जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, पेड़ों के अंदर में जब बच्चे होते हैं, पेड़ सीडलिंग्स होती है, तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जब अपना फोटोसिंथेसिस करे तब तक उसको दिक्कत ना आए। अच्छा, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। जो हार्ड सीड कोट है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, यंग एम्ब्रायो को जो ऊपर से अगर सीड का कठोर भाग है वो प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्शन मिल रही है ना, सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा ना। सो बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन। तो यहाँ पर एक तरह से एवोल्यूशन की बात हो रही है कि यहाँ पर हमें बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जिससे कि भैया वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस आर की फॉर द एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन होगा तो जो प्लांट है वो क्या करेगा? इट विल बिकम मोर अडेप्टेड, मोर टू दी एनवायरमेंट, एक सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा। और सीड जो है वो हमारे बेसिस है एग्रीकल्चर का। डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी ऑफ मेजर सीड आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स, जिसके बारे में मैंने आपसे बातें की हैं। थ्रू आउट द ईयर हम बेसिकली रेज कर सकते हैं क्रॉप्स को, अगले साल तक हम पूरे एक साल तक खा सकते हैं। अगर सोचो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी नहीं होती तो हम सीड्स को स्टोर नहीं कर पाते, तो हम क्या हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाते अर्थ पर? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आगे समझ में, मतलब बहुत मुश्किल होता। सीड्स के बिना में तो शायद इतना नहीं हो पाता। तो सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती हैं वो बेसिकली भैया बहुत सालों तक जीते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहता था कि जो ओल्डेस्ट है इट इज़ ऑफ अ ल्यूपिन, और उसका एग्जांपल है ल्यूपिन आर्टिकस का, जो भैया लगभग 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद में ये प्लांट खिल गया था। सो इट्स ऑफ अ ल्यूपिन आर्टिकस, and the seed germinate and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। तो 10,000 years of dormancy के बाद में एक recent record है, वो है भैया 2000 साल का, and it is of date palm फिनिस डिक्टिलिफेरा। और ये कहाँ से मिला था? ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ दी एक्सकेवेशन, मतलब जो एक्सकेवेशन जो खुदाई की थी किंग हेरोल्ड्स प्लेट्स की, डेड सी के पास में, तो वहाँ से हमें देखने को मिला था क्या? डेट पाम का। ठीक है, डेट पाम का, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा का। और ये लगभग 2000 साल के बाद में इसने इस प्लांट, मतलब 2000 साल तक ये जो सीड है वो दबा पड़ा रहा, और 2000 साल के बाद में ये सीड वायबल कंडीशन में बाहर निकला, और इस तरीके से यहाँ से हमें
एक सेकंड रिकॉर्ड मिला। पहला रिकॉर्ड है वो है 10,000 साल का, जो है ल्यूपिनस आर्क्टिकस का, जो कि आर्कटिक टुंड्रा से मिला। और जो सेकंड है वो है 2,000 साल का, जो हम फिनिक्स डेक्टिलिफेरा में कहाँ पर किया था, ये डेड सी के पास में किंग हेरोड्स की एग्जीक्यूशन की जब खुदाई हो रही थी तो उस समय हमें मिला था। इस तरीके से यहाँ पर सीड्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स मेंटेन इज शोन। जैसे देखो यहाँ पर ये सीड कोर दिखा हुआ है, यहाँ पर कॉटलीडन दिखाए हुए हैं। देखो मैंने आपको पिछली बार में जो समझाया था वो समझ सकते हो दोबारा से अच्छे से यहाँ पर, कि ये देखो हमें यहाँ सीड कोट रहा, ये एंडोस्पर्म रहा, ये कॉटलीडन है यहाँ पर, उसके बाद में हाइपोकोटाइल है, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये रूट टिप है, देखो कॉटलीडन्स है। और यहाँ पर मैं बात कर चुका हूँ माइक्रोपाइल के बारे में, कॉटलीडन्स के बारे में, एंडो सब बातें मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये मोनोकॉट सीड को दिखाया गया है। मैं मोनोकॉट की बात करूँ तो मोनोकॉट के अंदर में मैंने कहा था एक ही कॉटलीडन होता है, पंस्कुटिलम कहते हैं। अगर मैं देखूँ तो ऊपर देखो प्लूम्यूल को कवर किया किसने, कोलेप्टाइल ने, नीचे रेडिकल को कवर किया किसने, कोलियोरिजा ने। आ गया समझ में, तो कोलेप्टाइल प्लूम्यूल, नीचे रेडिकल को कोलियोरिजा ने, इस तरीके से। और जो कवरिंग है पेरिकार्प है, ये एंडोस्पर्म है, ठीक है, और ये आपका स्कुटिलम है। स्कुटिलम बेसिकली कैसा है, एक ही है, आया समझ में। और ये देखो यहाँ पर ये जो लेयर है ये प्रोटीनिशियस लेयर है, इसको अपन ल्यूरोन लेयर कहते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं भैया, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हो गई हैं। और ये ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है एक एप्पल का, ठीक है, जहाँ पर आप थैलेमस देख सकते हो, एंडोस्पर्म देख सकते हो, मेसोकार्प देख सकते हो। मैंने क्या कहा था कि ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का फॉर्मेशन क्यों बोल रखा है, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन है वो थैलेमस से हो रहा है, फिर यहाँ पर सीड है। और मैंने क्या कहा था, अगर मान लो पार्ट्स अदर देन ओवरी के अलावा अगर पार्ट्स अदर फ्लोरल पार्ट जैसे कि आपका थैलेमस हो गया, इनका ये इन्वॉल्व होते हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हम इनको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स। ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो इसी के साथ अब हमें कुछ प्लॉइडी देखनी है। प्लॉइडी पूछ रखी है भैया, प्लॉइडी के अंदर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब वो कितने सेट किन में रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो एग्जांपल के हिसाब से जाइगोट की बात करूँ तो सीधी सी बात है 2n होता है, एम्ब्रायो में 2n, रेडिकल में 2n, प्लूम्यूल में 2n, कॉटिलिडन्स में भी 2n। देखो ये सारे आपके सोमैटिक सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स के अंदर में जो बेसिकली आपके मतलब अदर सेल्स हैं, अदर बॉडी के सेल्स हैं। बॉडी के सेल्स में हमेशा बेसिकली हमें ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलती है, 2n ही देखने को मिलती है। न्यूक्लियस 2n रहेगा, इंटीगुमेंट 2n रहेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n रहेगी, और मेगास्पोर मदर सेल 2n रहेगी, ठीक है। और ये कहाँ पर बातें हो रही है समझो आप, हम स्पोरोफाइट के अंदर में, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिवीजन करेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, तब जा कर के आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बेसिकली वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी और मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक बनाएगी। लेकिन फिलहाल सब ये क्या है, ये 2n ही रहेगी। ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल, कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन, लीफ रूट, ये सब 2n है यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी आपका n या फिर हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या है। तो व्हाट इज न्यूक्लियस डियर, सो इट इज़ मल्टीसेलुलर मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इन विच एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, मल्टीसेलुलर मेन बॉडी ऑफ दी ओव्यूल, आ गया समझ में, इन विच एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट, ठीक है। तो व्हाट न्यूक्लियस मल्टीसेलुलर मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इन विच एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद एक और है डियर, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस भी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम दी अनफर्टिलाइज्ड एग, बस इतना समझ लो अभी, और देखेंगे इसके बारे में। सो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर, हाँ,
जेनेसिस मतलब होगा यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, और दोबारा से एक बार अपन पीछे बैक करके देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ कुछ कसर रह गई हो तो। मुझे बस आपको दोबारा से कुछ एक चीज़ समझानी थी, और तो क्या ही समझानी है, सब चीज़ समझा दी मैंने यहाँ पर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था एंडोस्पर्म के साथ में। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर एंडोस्पर्म के बारे में समझाया था, और कि भाई एंडोस्पर्म के अंदर में कैसे डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायो से पहले क्यों होता है, वो सारी बातें समझाई थी। उसके बाद में भैया मैं आगे बढ़ा आपके साथ, एम्ब्रायो के बारे में बातें की, एम्ब्रायो के बारे में समझा अपन ने। फिर अपन आगे बढ़े और अपोमिक्सिस के बारे में बातें की, अपोमिक्सिस आपको समझ में आ गया था अच्छे से। उसके बाद हमने यहाँ पर पार्थिनोकार्पी के बारे में बातें की। पार्थिनोकार्पी के बाद अपन सीड पर आ गए। सीड के अंदर में अपने नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस ये सारे सीड देखे, अपने पार्ट्स भी देखे थोड़े बहुत, इंटीग्यूमेंट्स के बारे में समझा। उसके बाद अपन ने यहाँ पर दोबारा चीज़ें हो गई थी, और इसको मैं यहीं से दोबारा से प्ले करता हूँ। फिर अपन ने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दे करके चैप्टर को ख़त्म कर दिया। तो इसमें सारी चीज़ें अपन ने समझा दी डियर। तो इसी के साथ ये चैप्टर, इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलवानो ऐप पर मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलवानो ऐप पर सॉल्व करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलवानो ऐप पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, जो प्रैक्टिस लेवल है वो बढ़ेगा। इट इज़ बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे भैया अगली क्लास में, और मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद।